जो हमारे यहाँ स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए वो हमारे यहाँ सिर्फ 13% है। गुरु जो है वो गुरु कहीं तो भी खो चुका है। उसके मम्मी और पापा के बहुत बड़े ख्वाब है कि भाई बेटी नीट करेगी और बेटी फिर MBBS डॉक्टर बनेगी, जो उसके पापा नहीं बन सके। इसलिए जिला परिषद है या फिर कारपोरेशन के स्कूल है तो वहाँ पर सही तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, ऐसी एक मेंटेलिटी लोगों की बन चुकी है। और वो जिला परिषद स्कूल है, 3 साल का वेटिंग है कि 3 साल के एडमिशन जो है उनकी बुक हो चुकी है। हो सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आएगी तो ऑल इंडिया लेवल पे एक ही सिलेबस रहेगा। विमान का जो क्या कहेंगे, विमान बनाया राइट बंधु ने बनाया, हम सब बच्चों को बताया, लेकिन राइट बंधु के पहले श्रीपाद बापूजी तलपदे नाम के एक व्यक्ति जो थे, जो 4th क्लास फेल थे, उन्होंने विमान बनाया था। जैसे नालंदा और तक्षशिला विद्यापीठ जो जल गए, उसमें से बहुत सारी किताबें जो गायब हो गई, और वो किताबें कहाँ गई? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये टेस्ट जो है 1950 में अडॉप्ट किया था अमेरिका से। उसको पता था कि रिजल्ट तो अच्छा नहीं आएगा, तो उसने उसके पहले सुसाइड कर दिया। करियर जो है वो इंसान के लाइफ में बदल सकता है। ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है, तो व्यक्ति ने मुझे पूछा, सर ये ट्रेनिंग करना ज़रूरी है क्या? नमस्ते सर। नमस्कार। आपका नाम योगेश्वर राव, जैसे कि हमें पता है आप एक स्कूल टीचर हैं। हाँ। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप टीचर होने के पहले आप एक सलून शॉप भी चलाते थे आपके। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे रही जर्नी वहाँ से यहाँ तक का आपका? सबसे पहले तो मैंने शुरू से थोड़ा सा होशियार बच्चा था। बाद में थोड़ा मेरा प्रोग्रेस कम हुआ, लेकिन मेरे पिताजी का व्यवसाय होने की वजह से मैं उस व्यवसाय में चला गया और मैं कंटिन्यू दोनों चीज़ें करता था। मैंने दुकान भी संभालता था और साथ साथ में एजुकेशन भी किया करता था। लेकिन 1999 में मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद में मेरा ब्रेक हो गया, एजुकेशन में ब्रेक आ गया। तो उस समय मैंने सोच लिया था कि अभी मैं पढ़ाई नहीं करूँगा और पूरी तरह से दुकान में ध्यान दूंगा। लेकिन मेरी माँ जो है, उन्होंने मुझे हमेशा ये सपोर्ट किया कि नहीं बेटा तुम पढ़ सकते हो, तुम आगे कर सकते हो। तो फिर मैंने उसके बाद में 2003 से वापस से पढ़ना शुरू किया और आज मुझे बताने के लिए गर्व होगा कि मैं डॉक्टरेट हूँ। साथ साथ में मैंने 4 सब्जेक्ट में MA किया है, MPhil हुआ है, और ख़ास करके मैं बच्चों को करियर काउंसलिंग, इसका 1 साल का डिप्लोमा होता है जो करियर काउंसलिंग का होता है, जो मुंबई में होता है, और ये गवर्नमेंट ऑथोराइज डिप्लोमा है, तो वो भी मैंने कंप्लीट किया हुआ है। तो जो आपकी जर्नी थी टीचर से लेके यहाँ तक का, मतलब सलून से काम करना टीचर तक का, उसके बाद ये काउंसलिंग पे जो आप आए, इसके पीछे कोई रीज़न होगा? इसके पीछे का रीज़न ये था, मैं जब पढ़ाता था बच्चों को तो मुझे ये दिक्कत दिखती थी कि भाई बच्चों को करियर चुनने में या फिर उनका करियर, जैसे मैंने अपना करियर चुना, मैं एक्सीडेंटली आ गया, ऐसा बोले तो चलेगा, एक्सीडेंटली मैं टीचर बन गया। लेकिन मुझे ये पता चल रहा था कि बच्चों को बहुत दिक्कत जा रही है कि करियर चुनने में, और मुझे बच्चों से बातें करना अच्छा लगता था। इसलिए फिर मैंने सोचा कि इस प्रकार का एक 21 दिन का डिप्लोमा नागपुर में होता था, तो वो डिप्लोमा के लिए मैंने अप्लाई किया। मैंने खुद से अप्लाई किया। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि वहाँ उनकी तरफ से कोई तो भी लेटर आता है, किसी टीचर को भेजा जाता है, तो मैंने वहाँ खुद से अप्लाई किया और वहाँ से फिर 1 साल के लिए चयन किया जाता है कि आप मुंबई जाएंगे। तो वहाँ मुझे लगा कि नहीं यार, ये डिप्लोमा मैं करने के बाद में मैं बच्चों को सही राह में करियर चुनने के लिए मदद कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने वो जर्नी खुद से तय की। तो अपना जो ये एजुकेशन सिस्टम है, इसके तरफ आप कैसे देखते हो? बहुत अगर पुराने ज़माने में जाना चाहूँगा तो लॉर्ड मैकेले जो है, उन्होंने अपना सिस्टम जो बनाया है वो एक ऐसा सिस्टम है कि भाई हम लोग क्लर्क बनाए, बच्चों को क्लर्क बनाए, और बच्चों का सिस्टम जो है वो ऐसे ही वो कुछ ना सोचे, बस अपने ही काम करते रहे, ऐसा उनका सिस्टम उन्होंने बनाया था। और वो सिस्टम आज भी कैरी कर रहे हैं हम लोग। हाँ, 40 साल पहले राजीव गांधी ने NAP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो उन्होंने भी शुरू करने का प्रयास किया था, लेकिन उस वक्त वो सिस्टम काम नहीं कर पाया।
हो सकता है उसमें कुछ दिक्कतें होगी और कुछ जो चीज़ें होगी, लेकिन अभी वापस से वो सिस्टम यूज़ हो रहा है और होता है कि अगले साल से ग्रेजुएशन लेवल पे आ रहा है और छोटे जो नर्सरी है, KG1 KG2 है, वहाँ पे वो शुरू हो चुका है। तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसमें सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे जिसमें बच्चे खुद का करियर चुनने के लिए उनको बहुत सही चीज़ें का सहायता मिलेगी। तो ये मुझे लगता है। तो जैसे आपने बोला एक नाम लॉर्ड मैकेले, तो ये क्यों उन्होंने वैसा सिस्टम बनाया, ये कब से चल रहा है? सही तरीके से देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 1600 में यहाँ वो आए थे। पुर्तगीज पहले आए, उसके बाद में अंग्रेज़ आए और उनको यहाँ पे इस सिस्टम में हमारे देश में राज्य करना था। तो उनको वो सारे लोग तो वहाँ से नहीं ला सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों को तैयार करने के लिए ऐसी एजुकेशन सिस्टम जो बनाई, वो सिस्टम ही ऐसी बनाई कि ये लोग सोचे ना और सिर्फ उसके बारे में जो काम बताया गया है उतना ही वो काम करे। तो इसलिए वो सिस्टम वैसे उन्होंने बनाया था और उसी सिस्टम से आज तक हम लोग काम कर रहे हैं। तो उस समय से अभी तक जो सिस्टम चल रहा है, जैसे हर चीज़ का एक एक्सपायरी होता है, तो ये सिस्टम भी एक्सपायर हो चुका है? एक्सपायर हो चुका है, बहुत सालों के पहले हो चुका है। अगर वैसे देखा जाए तो हम लोग अगर कुछ क्या बोलेंगे, डेवलप देशों की बात करते हैं, जैसे जापान, अमेरिका या फिर और कुछ देशों की बातें करते हैं, तो वहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि कुछ देश आज भी, माने वो सभी देश आज भी जो हमारे यहाँ स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, वो हमारे यहाँ सिर्फ 13% है और बाकी सभी देशों में उसका रेशो जो है वो 60 से 70 से ऊपर है, 60-70% से ऊपर है। तो ये जो चीज़ें हैं वो उन्होंने अडॉप्ट कर ली, लेकिन हमने अभी तक वो अडॉप्ट नहीं की। इस वजह से बहुत सारे बच्चे जो है उस सिस्टम में, हाँ बच्चे ग्रेजुएट हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, लेकिन उसके पास में स्किल जो होनी चाहिए वो स्किल उसके पास में नहीं होती है, इसलिए आज बहुत बड़ी मात्रा में जॉब की दिक्कत आ रही है। दूसरी एक बात हमारे यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसा भी है कि ग्रेजुएशन जो है वो हमारे यहाँ 3 साल का है। मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएशन वो 4 साल का होना चाहिए। अभी न्यू सिस्टम में वो 4 साल का है, तो हम फॉरेन में भी MS कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम पहले अभी हम नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर 4 साल का होता है, जैसे BE 4 साल का होता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 4 साल का होता है, तो वो बच्चे ME करने के लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन हम लोग बाकी जो बच्चे हैं वो नहीं जा सकते हैं। तो ये उसमें की एक दिक्कत है। अभी एक जैसे आपने BE का उदाहरण दिया, जितने कॉलेजेस है अपने यहाँ पे, बहुत से कॉलेजेस पॉलिटिशियन लोगों के हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल। ये लोग कॉलेज बनाए, इंजीनियरिंग की हालत सभी को पता है, हर घर, एक घर छोड़ के हर जगह इंजीनियर बैठा हुआ है, लेकिन जॉब नहीं है। तो वो जैसे आपने बोला कि स्किल नहीं है, इसी वजह से जॉब नहीं मिलता है। जिनका कॉलेज है या जो पढ़ाते हैं, उनका सिलेक्शन जो होता है वो सही तरीका है, आपको लगता है? नहीं, सही तरीका, अभी देखो मोस्ट ऑफ द इस विषय के ऊपर बोलना माने थोड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण करने वाला है और बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा होता है जैसे मेरा खुद का कॉलेज अगर है और मुझे अगर किसी का चयन करना है, तो मैं ये सोचूंगा कि भाई मेरा करीब वाला जो है उसको मैं ले लूँ और वो बाद में स्किल डेवलप करे, बाद में वो उसको पढ़ाए, बाद में वो सही तरीके से करे। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो वो उस तरीके से उसमें खुद में बदलाव नहीं करता है, वो रिलैक्स हो जाता है कि भाई मैं जॉब मिल गई है, मैं रिलैक्स हो गया हूँ, अभी वो बदलाव करना नहीं चाहता है, लेकिन उसने बदलाव करना चाहिए। और दूसरी बात कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस जितने हो चुके हैं, जैसे अभी एक एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो नागपुर में करीब 52 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है और इतने कॉलेजेस होने के बाद में सभी कॉलेजेस की आज जो हालत है अपने को पता है। उसमें से कुछ ही नाम गिने चुने जो नाम है उनका ही नाम चलता है, वही कॉलेज होते हैं, और कुछ कॉलेज तो ऐसे भी है जो बंद पड़े चुके हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कुछ तो कहीं तो भी चेंज होनी चाहिए। और इसमें भी बहुत सारे बच्चों को एक, मैं तो ये कहूँगा कि एक काउंसलर जिसको अपन कहते हैं, वो एक हर एक जगह पे, हर एक इंस्टीट्यूट में उसकी ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक काउंसलर की ज़रूरत होती है। ये जो काउंसलिंग आप करते हो,
हर स्कूल में इसकी ज़रूरत है आज की हिसाब से। आप जिस सिस्टम में पढ़े हो वो सिस्टम अभी जैसा सिस्टम था वैसा ही था कि गुरुकुल वाले जो अपनी इंडियन पद्धत जो थी अपने हिंदुस्तान की, पूरे भारत देश में जो चलता था वो चलता था गुरुकुल गुरुकुल पद्धति थी। गुरुकुल पद्धति। तो वो सिस्टम अभी आना चाहिए, वो ला सकते हैं, वही अच्छा था। नहीं, वो सिस्टम जो था वो अच्छा था ऐसा मैं कहूँगा, लेकिन उस वक्त की लोक संख्या, जनसंख्या जिसको अपन कहेंगे, और आज की जनसंख्या अपन कहते हैं, तो वो हिसाब से वो सिस्टम पूरी तरीके से अभी लागू नहीं होगा। एक पहली बात। दूसरी बात कि उस सिस्टम को पूरी तरीके से बनाने के लिए उस प्रकार के गुरु, ऐसा भी मैं कहूँगा कि वो गुरु जो कहा जाता है अभी, टीचर और गुरु, इसमें जो फ़र्क है थोड़ा सा जो भी है, तो वो फ़र्क आज के टीचर में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो दिक्कत मुझे लगती है कि भाई वो गुरु जो है वो गुरु कहीं तो भी खो चुका है और टीचर सामने आ चुका है, और टीचर जो है वो सिर्फ टीचिंग करने का काम कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक क्वेश्चन इसलिए कि अभी आप टीचर हो और गुरु दोनों जो थे ना, अभी अपने यहाँ एक नया रूल चल रहा है हर एजुकेशन सिस्टम, पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए, बिल्कुल। कि बच्चों को आपको मारना नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा मार देते हैं, तकलीफ होती है। लेकिन इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि बच्चों में जो डर होना चाहिए था गुरु के लिए, हाँ, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो खो चुके हैं हम लोग। हाँ, बिल्कुल खो चुके हैं, ये बिल्कुल लगता है। पहले कैसा होता था, हाँ सभी टीचर मारते थे ऐसा नहीं है, लेकिन तरीका थोड़ा गलत था, मारने का अंदाज थोड़ा ज़्यादा था, पनिशमेंट बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन अभी कैसा हो गया, अभी बच्चों को एक साइकोलॉजी तौर पर ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को आप जितना प्यार से समझाओगे, जितना सही तरीके से समझाओगे और उससे वो चीज़ आप करवा के लोगे तो वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं भी वो सिस्टम के खिलाफ नहीं हूँ। सिस्टम जो बदल रहा है वो सही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो बच्चों में भी बदलाव होता है, तो वैसे सिस्टम में भी बदलाव होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए गुरुकुल पद्धति अभी अगर हम लाते भी है तो उसका इस्तेमाल होना थोड़ा सा कठिन जाएगा। जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है, तो बहुत सारे वक्तव्य उसके ऊपर भी ऐसे आते हैं कि भाई वो एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से इस्तेमाल होगा, क्योंकि उसमें छोटी छोटी जो संस्थाएं हैं, वो छोटी छोटी संस्थाओं का क्या होगा, बड़ी संस्थाएं हैं वो सब डेवलप करेगी, लेकिन छोटी संस्थाओं का क्या होगा, क्योंकि छोटी संस्थाओं एक तो उनमें मर्ज हो जाएगी या फिर उनको कम्प्लीटली बंद होना पड़ेगा। तो इन दोनों में से कुछ तो भी एक बात हो सकती है, एक संभावना है, लेकिन क्या होगा ये पता नहीं है। तो ऐसा कुछ है। बच्चों में जो प्रेशर हो रहा है नई सिस्टम की वजह से, एक तो घर से प्रेशर है। हमारे सिस्टम में ऐसा है ना, एक सिलेबस पढ़ाया जाएगा, अब लिखते समय उसी सिलेबस के बीच का लिखना है। आप उससे रिलेटेड थोड़ा इधर का थोड़ा उधर का अगर लिखोगे फेल हो जाओगे, वो एक प्रेशर है। मार्क्स कम आए तो घर से प्रेशर, स्कूल से प्रेशर, तो इसमें बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, ये दिखाई पड़ता है। तो आप ऐसे ही बच्चों का काउंसलिंग करते हो, तो काउंसलिंग करते समय किस किस जगह पे आपको बच्चे मिलते हैं कि कितने लेवल पे उनका स्ट्रेस बढ़ चुका है? अभी ट्रेस की अगर बात आपने की तो मैं एक सहजता से कहूँगा कि पिछले ही साल 12वीं की एग्ज़ाम, अभी जो 12वीं की एग्ज़ाम हुई, एक लड़की ने डायरेक्ट पेपर देना ही मैंने उसने बोल दिया कि मुझे पेपर देना ही नहीं। तो उसकी मम्मी का मुझे फ़ोन आया, बोले सर वो पेपर देना ही नहीं चाहती। मैंने क्यों, क्या बात है ऐसी कि वो देना नहीं चाहती? नहीं सर, उसने एक ही रट लगाई, मुझे पेपर नहीं देना है। तो फिर उसकी और मेरी मुलाकात हुई तो मुझे ये पता चला कि उसके मम्मी और पापा के बहुत बड़े ख्वाब है कि भाई बेटी नीट करेगी और बेटी फिर एमबीबीएस डॉक्टर बनेगी, जो उसके पापा नहीं बन सके इसलिए। अब बेटी को एमबीबीएस डॉक्टर बनना ही नहीं था, ज़बरदस्ती 2 साल से बेटी वो प्रेशर पूरा झेल रही थी। और ऐसी बात है कि वो बेटी का पूरी तरीके से, उसने एग्ज़ाम नहीं दिया, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि भाई एग्ज़ाम नहीं देंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं देंगे तो पूरा आगे वाला सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा। तो इसलिए उसका कहना था कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी। और एक एग्ज़ाम्पल ऐसा भी है कि हमारे स्कूल का एग्ज़ाम्पल है, एक बच्चा जो था 5वीं कक्षा में था, और वो बच्चा
स्कूल में नहीं आता था, मॉर्निंग का स्कूल था, मॉर्निंग के सेशन में स्कूल नहीं आता था। तो उसके माता पिता, मैंने उसको पिताजी नहीं थे, माता जी थी, और उसके दादा दादी सब परेशान कि भाई ये स्कूल जाता क्यों नहीं। पर उसके बाद में उसके मम्मी ने स्कूल में आके वो क्लास टीचर से कंप्लेन की, प्रिंसिपल से कंप्लेन की, और प्रिंसिपल ने भी बात किया बच्चों के साथ में। तो बच्चा बोले कि ठीक है मैं कल से आऊँगा, लेकिन बच्चा आने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर मुझे बुलाया, बोले सर ज़रा ये बच्चों को देखो क्या इसका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा बोले, लेकिन बच्चा स्कूल में आना चाहिए। बोले बोले, ठीक है सर, आप एक काम करो, इनका एड्रेस मुझे दे दो, मैं इनके घर में चला जाऊंगा। तो वो बच्चा जब खेल रहा था, मैंने उनको पहले ही बताया था कि वो जब खेलेगा बाहर तब मुझे बुलाना तुमने। तो मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने उसको नाम से बुला लिया। और जैसे ही नाम से बुलाया तो एकदम से वो चौंक गया कि भाई कौन है ये, कि भाई नाम से बुला रहे हैं मुझे। तो मैंने बोला कि आप चलो तुम्हारे घर चलते हैं। और घर जाने के बाद में सब बातें हुई, सब बातें होने के बाद में मुझे एक निष्कर्ष निकला कि भाई ये बच्चा स्कूल क्यों नहीं आता। महाराणा प्रताप नाम की एक सीरियल थी जो शाम में 8 बजे लगती थी, और उस 8 बजे उसके दादा जो थे वो न्यूज़ देखते थे, उस न्यूज़ देखते थे। अब उसको सीरियल देखनी थी, वो सीरियल नहीं देख पाता था, और वो सीरियल को उसको वापस से लाइव टेलीकास्ट जो होता था, रिपीट टेलीकास्ट, उस रात में 11:30 पौने 12 बजे कुछ तो भी होता था, वो तब वो देखता था। और तब देखने के बाद में उसकी नींद नहीं होती थी, नींद नहीं खुलती थी, इसलिए वो स्कूल नहीं जाता था। ये उसका छोटा सा रीज़न उसके पीछे का था जो किसी को नहीं पता चला। लेकिन जैसे ही मैंने उस बच्चे के साथ बात की तो उस बच्चे ने मुझे ये बोला कि सर आपने मेरा रीज़न पकड़ लिया। वो बच्चे ने मुझे बोला कि आपने सर मेरा रीज़न पकड़ लिया। तो वो बच्चा नेक्स्ट डे से कंटिन्यू स्कूल आ रहा था, और उसने मुझे मॉर्निंग में सुबह में 5:45 बजे फ़ोन किया कि सर मैं उठ गया हूँ और मैं आज स्कूल जा रहा हूँ। वो जो घटना थी बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही सुंदर थी। इसी तरीके से बच्चों में एक एजुकेशन के प्रति, पढ़ाई के प्रति उनका अगर रुझान रहेगा तो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम था वो किसके तरफ से आपको लगता है? वो प्रॉब्लम तो वैसे तो उसके दादा के तरफ से था, लेकिन हाँ ये पूरी सिस्टम में अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोनों जो लोग हैं, उन्हें पेरेंट्स भी और कुछ जगह पे टीचर भी, क्योंकि टीचर और पेरेंट्स दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं देख रहे हैं जिस तरीके से बच्चों को डेवलप करना चाहिए, जिस तरीके से बच्चों का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, ये नहीं देख रहे। अभी ना हर कोई अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है। प्राइवेट स्कूल है तो उसका टाइमिंग अलग रहेगा, सिस्टम अलग रहेगा, उसमें अलग अलग धर्म की अगर स्कूल होगी तो उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी जो सनातनों की स्कूल है, हिंदू पाठशाला जितनी है, इसमें हम लोग कभी कोई बच्चे से ना बाइबल पढ़ाते हैं, ना अपना शास्त्र पढ़ाते हैं, कोई कुछ नहीं पढ़ाते। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी जितनी स्कूल है उसमें उनसे बाइबल पढ़ाया जाता है। बिल्कुल, ये सबको पता है और ये होता है। आपको इंग्लिश में ही बात करना है, आपको वहाँ पे फादर रहेंगे, उनको फादर ही बोलना है। ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये ज़बरदस्ती, ये हम लोग बेवजह अंग्रेज़ों का लेके चल रहे हैं और ये चला रहे हैं। ये तो आज का दौर है, आज के दौर में हम लोग ये चला रहे हैं, तो इसमें ये जो चीज़ है ये गलत है। गलत तो है। एक जगह ये गलत है क्योंकि ये ज़्यादा इसमें हो रहा है। तो इसमें क्या करना चाहिए? इसके लिए सिस्टम चेंज होना चाहिए कुछ। सिस्टम देखो, अभी सभी हम कहेंगे कि भारत जो है वो सर्वधर्म समभाव, ऐसा अपन कहेंगे, और सभी धर्मों को साथ में लेकर चलना चाहिए, ये भी अपन कहेंगे। लेकिन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें सभी धर्म के अलग अलग अपने अपने जो कई धर्म ग्रंथ है वो लोग पढ़ाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो पढ़ाया जाता था वो अगर थोड़ा सभी लोग पढ़ाने लगे तो वो एक अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात कि जो अभी प्राइवेट स्कूल का जो सवाल है,
प्राइवेट स्कूल में सभी पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो जिला परिषद है या फिर कॉरपोरेशन के स्कूल है, तो वहाँ पर सही तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, ऐसी एक मेंटेलिटी लोगों की बन चुकी है। हालांकि कुछ ऐसे भी स्कूल है जो जिला परिषद के हैं, जो माध्यम मैंने कॉरपोरेशन के है, कि वहाँ पे आज भी वहाँ पे कतारें लगती है, लाइन लगती है कि एडमिशन भाई हमें दो। भंडारा के करीब में एक स्कूल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन भंडारा के करीब एक स्कूल है कि वहाँ पे 3 साल का वेटिंग है, और वो गवर्नमेंट जिला परिषद स्कूल है। 3 साल का वेटिंग है कि 3 साल के एडमिशन जो है उनकी बुक हो चुकी है। वहाँ का बच्चा पूरा सुबह से लेके तो शाम तक वो अंग्रेजी में बोलेगा, वो हर चीज़ जो है उस तरीके से करेगा। और कोई उत्सव है, धर्म है, पुण्यतिथि है, वो भी वो सब लोग मनाते हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल है। ये गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन उसके लिए जो है, खास करके अभी मैं और एक बात बताऊंगा। वारे सर नाम से एक व्यक्ति है, उन्होंने अहमदनगर के तरफ एक स्कूल बनाया उन्होंने, और वो स्कूल ऐसा बनाया कि गांव के लोगों का सहायता ली, और वो स्कूल इस तरीके से डेवलप किया कि 5 स्टार होटल जैसा है। वहाँ पर आने के लिए आपको ये बंधन नहीं है कि आप कभी भी आओ, आप बैठो। वहाँ नेचर भी इस तरीके से उन्होंने बनाया कि आप अंदर से बाहर भी कभी भी जा सकते हैं। और पढ़ाई भी उन्होंने इस तरीके से की कि बच्चे आज वहाँ पे एकदम खुश होते हैं। लेकिन ये सभी जो सिस्टम है, ये सभी सिस्टम में मोस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल का अभी जो बोलबाला है, उसके उस पीछे का रीज़न सीबीएसई है। हो सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आएगी तो ऑल इंडिया लेवल पे एक ही सिलेबस रहेगा, तो उससे ये सिस्टम पूरा ख़त्म हो सकता है। क्योंकि सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, ये सभी सिस्टम जो है वो एक ही अगर सिलेबस रहेगा तो ये सिस्टम हो सकता है ख़त्म होगा। और इससे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जैसे हमने विश्व में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर 3 दिन का वर्कशॉप किए थे, जैसे आपने बोला कि सनातन धर्म के हिसाब से, तो उसमें विद्या भारती नाम की एक इंस्टीट्यूट है जो हमारे नागपुर में भी काम करती है। इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से कि भाई हमारे सनातन धर्म संस्कृति के हिसाब से सिलेबस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और बच्चों को वो चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे भास्कराचार्य जो गणित तज्ञ थे, तो भास्कराचार्य का नाम पता होना चाहिए। जैसे विमान का जो क्या कहेंगे, विमान बनाया, राइट बंधु ने बनाया, हम सब बच्चों को बताया। लेकिन राइट बंधु के पहले श्रीपाद बापूजी तलपदे नाम के एक व्यक्ति जो थे, जो 4th क्लास फेल थे, उन्होंने विमान बनाया था मुंबई में, जहाँ पर उस वक्त लोकमान्य तिलक भी वहाँ उपस्थित थे जब उन्होंने विमान उड़ाया था। अब उन्होंने उसका पैटर्न नहीं किया, इस वजह से उनके नाम में वो रजिस्टर नहीं हुआ। और राइट बंधु ने उसी थ्योरी को इस्तेमाल करके बहुत सारी हमारे जैसे नालंदा और तक्षशिला विद्यापीठ जो जल गए, उसमें से बहुत सारी किताबें जो गायब हो गई, और वो किताबें कहाँ गई वो उसके बारे में मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर पढ़ाई की, और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें जो आधुनिक, जिसका औद्योगिकरण हम जो बोलते हैं, वो उसके बाद में निर्माण हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें उसमें है, बहुत सारी चीज़ें हैं। टीचर और गुरु, इसमें फ़र्क है। तो ये दोनों कैसे होने चाहिए? टीचर कैसे होना चाहिए गुरु के हिसाब से? गुरु जो थे वो उस ज़माने में वो माता, पिता और टीचर, वो तीनों भूमिका एक साथ निभाते थे। और उनका एक अलग टाइप का, एक क्या कहेंगे अपन, एक दायरा था। और वो बच्चों को सोशली, इमोशनली, और उसके साथ साथ में एजुकेशन, माने जो ये सब चीज़ें, वो सही तरीके से उसको आगे लेकर जाते थे। तो ये हो गया गुरु के बारे में। टीचर जो है वो आज जॉब के लिए, अपने इनकम के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना ही काम करता है। बाकी उसके अलावा वो ये बहुत कम, मैं कहूँगा कि बहुत कम ऐसे टीचर है जो इस तरीके से आगे चलते हैं। तो इतना ही बस। हम लोग अभी जिस दौर में चल रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम बिजनेस बन चुका है। इस बिजनेस में हम लोग
कैसे डिसाइड करेंगे कि ये टीचर अच्छा है? मतलब असल में जो टीचर होना चाहिए, जो गुरु है, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? गुरु में हम लोग ये तो ऐसा कुछ फिक्स ऐसे कुछ क्राइटेरिया नहीं कहेंगे, लेकिन एक गुरु ने एक शिष्य को सही तरीके से बनाना। शिष्य जब बनेगा, जब पूरी तरीके से बन जाएगा, तो वो गुरु के लिए वही एक बहुत बड़ी, उसका क्या कहेंगे, वो एक रिसिप्ट है कि भाई ये बन गया। तो वो उस टाइप का शिक्षक होना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि भाई हर एक टीचर ने अपने शिष्य को, अपने विद्यार्थी को, अपने छात्रों को एक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से क्या दे सकते हैं, वो देने वाला टीचर होना चाहिए। पहले 8th स्टैंडर्ड में बोर्ड हुआ करता था, अब 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड होता है और 12th स्टैंडर्ड में। 10th में आने के बाद बच्चे की मेंटेलिटी क्या हो जाती है? एक्चुअली बच्चे की मेंटेलिटी कुछ नहीं होती है, उसके माँ बाप उस तरीके से उसका क्या कहते हैं उसको, उसके पीछे वो बैकग्राउंड बना देते हैं कि नहीं भाई तुम 10वीं में गए हो, और 10वीं में गए तो अभी तुमको बहुत बड़ी एग्ज़ाम है और तुमको वो सब सामने, एग्ज़ाम को सामने जाना है। तो वो एटमॉस्फेयर घर में बन जाता है, इसलिए बच्चा उसमें ढल जाता है। बाकी पहले तो मैं जब था तब चौथी बोर्ड था, 7वीं बोर्ड था, अभी 10वीं और 12वीं बोर्ड है। अभी 10वीं का भी बोर्ड हो सकता है या 2-4-5 सालों में 10वीं का बोर्ड बंद हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 12वीं का ही बोर्ड रहेगा। न्यू एजुकेशन सिस्टम में 10वीं का बोर्ड ख़त्म कर रहे हैं, 12वीं का ही बोर्ड रहेगा, और 12वीं के बाद में ही उसका आगे का। लेकिन 8 से लेकर 12 तक, 8 से लेकर 12 तक इसके बीच में उसको बहुत सारे स्किल सिखाए जाएंगे, जिसमें वो अपना करियर चुनने के लिए उसको फ़ायदा होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात उसमें रहेगी। लेकिन ये कितना क्या कहेंगे अपन सक्सेस होता है, ये अभी बता नहीं सकते। आप किस तरीके से काउंसलिंग करते हो करियर डिसाइड करने के लिए? मैं काउंसलिंग इस तरीके से करता हूँ, हमारा एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसको हम साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कहते हैं, और उस टेस्ट के माध्यम से हम लोग बच्चों का वो टेस्ट लेते हैं। पहले पेपर पेंसिल टेस्ट होता है, और वो टेस्ट लेने के बाद में हम लोग वो बच्चों का डिसाइड करते हैं, उसका फिर एनालिसिस करते हैं, पूरा रिपोर्ट बनाते हैं, और उसके बाद में विद पेरेंट्स, बच्चा, मम्मी पापा, पूरा उसमें काउंसलिंग करते हैं। कितने टाइप का टेस्ट लेते हो आप लोग? इसमें करीब करीब देखो, इसमें एक JTB नाम की टेस्ट होती है, GATB, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। इसमें सब टेस्ट 9 सब टेस्ट होती है, और एक टेस्ट साथ में होती है जो FD नाम से होती है, माने कुल मिला के 10 टेस्ट उसमें होती है। एक इंटरेस्ट टेस्ट होती है, जो इंटरेस्ट टेस्ट माने आपका कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है। इसमें 2 टाइप की टेस्ट होती है, एक इंटरेस्ट टेस्ट होती है और एक 5 फील्ड होती है, एक 12 फील्ड होती है, 2 टाइप की। और एक होती है एडजस्टमेंट टेस्ट। एडजस्टमेंट माने आपका होम, हेल्थ, सोशल और इमोशनल, इन चारों फील्ड में आप कैसे हो। सोशल और इमोशनल अगर गड़बड़ होती है, घर में गड़बड़ होती है, कि एक एग्जांपल मैं बताऊंगा कल का। एक लड़की थे 12th में है, और उसको इंजीनियरिंग करना है, ऐसे उसके पिताजी ने बोला। तो वो बच्ची अच्छी है, शार्प है, वो करेगी इंजीनियरिंग, वो सब सही है। लेकिन उस बच्ची के घर में जो एटमॉस्फेयर है, माने उसकी मम्मी और पापा का बिल्कुल बनती नहीं है, ऐसे कल ही उन्होंने मुझे बोला। तो जैसे ही मुझे उन्होंने बोला, मैंने उनको पहले बोला कि आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में प्रॉब्लम है। तो वो इंसान पहले बोलने के लिए हिचकिचाहट उसकी थी। मैंने सर सही बताओ, उसका आपकी बच्ची के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, और उसकी वजह से उसका रिजल्ट कम भी आया है। आपने JEE का रिजल्ट उसका कम आया है, आपने देखा भी है। अभी भी वैसा हो सकता है, अगर आप थोड़ा सही तरीके से अगर उसको हैंडल करते हो बच्ची को, आप वो छोड़ दो, आपकी बीबी के साथ में आपके कैसे संबंध है वो छोड़ दो, लेकिन आप बच्ची को थोड़ा हैंडल करो, और बच्ची को सही तरीके से अगर उसको संभालते हैं, तो वो बच्ची बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी, वो कहीं पे वहाँ पे दिखती है। ये एडजस्टमेंट टेस्ट है। और एक होता है IQ गिनने वाला, जो हम इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस कहते हैं, उसमें NVTI, नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस,
इसमें सब टेस्ट 4 प्रकार की होती है, जिसमें हम आईक्यू गिनते हैं। आईक्यू का ऐसा मतलब है कि करीब करीब हम लोग उसको स्टेनाइन में गिनते हैं, 1 से लेकर 9 तक स्टेनाइन होता है। जो बच्चे 1 2 3 होते हैं वो बिलो एवरेज बच्चे होते हैं, 4 5 6 ये मिडल एवरेज बच्चे होते हैं, मैंने एवरेज बच्चे होते हैं, और 8 7 8 9 वो अबव एवरेज बच्चे होते हैं। 7 8 और 9, 8 और 9 वाले बच्चे जो होते हैं वो हाईली जीनियस बच्चे होते हैं, जो कोई भी फील्ड में उसको आप डालते हैं तो वो आराम से वहाँ काम कर सकते हैं। ये सभी टेस्ट है, इसके अलावा भी टेस्ट है, लेकिन वो पैरेलल है कुछ टेस्ट जो हम लोग बच्चों को इस टेस्ट का रिजल्ट अगर हमको चेक करना है, भाई वेरीफाई करना है, तो हम लोग वो अलग से टेस्ट देते हैं। तो लेकिन ये जो टेस्ट मैंने जो बताई अभी, ये टेस्ट मोस्ट ऑफ द सभी बच्चों को देते हैं। घर में जो तकलीफ है माँ बाप के झगड़े की वजह से या और कोई फैमिली रिलेट, इसकी वजह से बच्चों पे बहुत अलग असर पड़ता है। किस लेवल तक ये असर जा सकता है? हमने अभी फ़िलहाल में बहुत सारी घटनाएं हम लोग सुनते हैं। बच्चों ने सुसाइड किया। अभी प्रेशर एक पिछले साल की घटना है। हमारे दोस्त थे, उनकी बेटी की दोस्त थे, उसने 10वीं मंजिल से उसने कूद कर जान दे दी बच्ची ने। पीछे का रीज़न ये था कि मेरा पेपर कुछ सही नहीं गया, रिज़ल्ट कुछ आने वाला था, और रिज़ल्ट आने वाला था तो उसकी वजह से उसको पता था कि रिज़ल्ट तो अच्छा नहीं आएगा, तो उसने उसके पहले सुसाइड कर लिया। अगर यहाँ पर माता ने पिता ने उसको ये समझाया होता कि बेटा रिज़ल्ट जो भी आए, हमें तुम प्यारी हो, रिज़ल्ट प्यारा नहीं है, हमें तुम प्यारी हो, रिज़ल्ट प्यारा नहीं है। और मैं एक बात यहाँ पर खास करके बताऊँगा, करियर जो है वो इंसान के लाइफ में बदल सकता है, लेकिन एक बार अगर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो वो दोबारा नहीं आ सकती। इसलिए करियर चेंज कर सकते हैं। आज हमने कुछ और करियर चुना, कुछ सालों बाद लगा नहीं यार ये नहीं कर सकते, हम इसको छोड़ देते हैं, दूसरा कुछ करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और अभी फ़िलहाल के जो ये दौर चल रहा है, इसमें बच्चे करियर चेंज कर रहे हैं। आपने देखा, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, जैसे हमने शुभम से हमारी बात हुई, तो वो बाय प्रोफेशन इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, और विजय टीआई मुंबई से उसने इंजीनियरिंग किया। लेकिन आज वो उसकी कैफ़े की सीरीज चल रही है, करीब करीब 15-16 उसके कैफ़े आज ओपन हो चुके हैं, और आज वो सुबह में 7 बजे से लेके रात को 11 बजे तक वो बिज़ी रहता है। तो भी वो कहता है सर मैं थका नहीं हूँ, मैं अभी भी काम करने के लिए तैयार हूँ। और वो ही कहता था कि मैं सर 1 साल मैंने जॉब किया, मैं सुबह 9 बजे जाता था, रात में 8 बजे आता था, मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैं बहुत ज़्यादा काम किया हूँ। तो ये जो बदलाव है यहाँ पे, जो करियर चेंज होने का जो है, ऐसा करियर चेंज हो सकता है। तो जैसे आपने बताया कि आप काउंसलिंग करते हो, इतने प्रकार के टेस्ट होते हैं, तो आपको गवर्नमेंट से कुछ मदद मिलती है? गवर्नमेंट कुछ चलाता है अपने तरफ से, ऐसी टेस्ट होनी चाहिए स्कूल में इसलिए? नहीं, स्कूल के लेवल पे ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हर एक जिला के लिए डाइट नाम की इंस्टीट्यूट होती है, वहाँ से ये सब काम चलता है, लेकिन वो भी अभी बहुत ही कम मात्रा में चलता है, सिर्फ धूपकाले के समय में ही चलता है। उसमें भी लेकिन बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं होता है। पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, अभी नहीं होता है। उसके पीछे का क्या रीज़न है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो टेस्ट जो है वो बहुत ही बेटर है, ये मैं यहाँ ज़रूर बोलूँगा। तो आपको लगता है बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स ने ये टेस्ट देना चाहिए? दोनों के लिए टेस्ट होता है आपके पास? नहीं, दोनों के लिए नहीं होता है, सिर्फ बच्चों के लिए ही होता है। तो पेरेंट्स ने कैसे उसे तैयार करना चाहिए? बच्चों को मैं तो ये कहूँगा कि जैसे हम लोग मुंबई में जब 1 साल के ट्रेनिंग के लिए थे, तो वहाँ पे सुबह 4 बजे लाइन लगती थी, पेरेंट्स लाइन में लगते थे कि भाई हमारे बच्चे का टेस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट हमने हमारे ज़माने में किया था, माने पेरेंट्स ने जब किया था तब उनके रिजल्ट जो सही थे, इसलिए हमने हमारे बच्चों का भी करना चाहिए कि हमारे बच्चे का करियर सही तरीके से आगे बढ़े। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि पेरेंट्स ने बच्चों के दिमाग में, हाँ, अवेयरनेस की बहुत ही कमी है। जो अवेयरनेस अगर बहुत बच्चों में, पेरेंट्स में अगर रहेगा तो बच्चों में भी आएगा। और बच्चा जो है, बच्चों को सही तरीके से अगर आप समझाएंगे कि भाई इस टेस्ट के माध्यम से क्या फ़ायदा होने वाला है,
बच्चों को तो बहुत सारी भी चीज़ें पता ही नहीं होती है। तो ये आराम से हो सकता है, बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, और बहुत अच्छे तरीके से ये उसका फ़ायदा भी हो सकता है बच्चों को। सिस्टम में इसके लिए कुछ बदलाव आने चाहिए। सिस्टम में फ़िलहाल अभी सिस्टम ने देखो, एक सिस्टम ने 30,000 शिक्षकों को इस तरीके का ट्रेनिंग दिया है जो ऑनलाइन था। उसके पहले भी अविरत नाम से ट्रेनिंग हुआ था जो भी ऑनलाइन था, जो कंटिन्यू 4 साल तक हुआ था। ये सब मैंने भी किए हुए हैं, लेकिन उसके पीछे में एक प्रॉब्लम ऐसा है कि वो सब ऑनलाइन है और बच्चों में कोई भी टीचर या फिर कोई भी व्यक्ति उतना सब वो पढ़ के वो सब याद रख के बच्चों को बताना मेरे हिसाब से थोड़ा सा वो कष्टदायक काम है। हम लोग अभी ना एक कोविड के दौर से चले, स्कूल कॉलेज सब कुछ ऑनलाइन हुआ। आपको क्या लगता है कि बच्चों ने उस समय स्कूल ऑनलाइन में पढ़ाई की है? ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है। तो सिस्टम में जो ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया गया है, हाँ हाँ, इसमें इसमें वो ट्रेनिंग ठीक से हुआ है, ऐसा लगता है आपको? नहीं नहीं नहीं, वो ठीक से नहीं ही हुआ होगा। हाँ, ट्रेनिंग हुआ है ऐसा मैं कहूँगा। वो ठीक से हुआ है नहीं हुआ है वो उसके बारे में तो हर एक व्यक्ति बता सकता है। जैसे मैंने खुद ने वो ट्रेनिंग मैंने किया हुआ है, तो मैंने सिर्फ उसको ओवरलुक किया और उसको आगे बढ़ाया। मैंने खुद ने वैसा किया क्योंकि मुझे पता था इसमें क्या बताने वाले हैं, क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। लेकिन जो लोगों ने नहीं किया, अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताया जाए तो एक व्यक्ति ने मुझे पूछा है, सर ये ट्रेनिंग करना ज़रूरी है क्या? तो ज़रूरी है क्या? तो उसको उस ट्रेनिंग के बारे में पता ही नहीं कि ट्रेनिंग क्या है, किसे लिए है। कि भाई हर एक स्कूल में एक टीचर एज अ काउंसलर के तौर पर काम करना चाहिए, उसके लिए वो ट्रेनिंग है। तो वो अब उसको यही पता नहीं है कि वो ट्रेनिंग काहे के लिए है, तो वो क्या करेगा और वो छोड़ देगा। वैसे ही बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया। तो ये जो ट्रेनिंग हुआ है ये सबके लिए ज़रूर ये पता होना चाहिए कि ये प्राइवेट स्कूलों के लिए भी ट्रेनिंग था? नहीं, प्राइवेट स्कूलों के लिए नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ SCRT महाराष्ट्र शासन के तौर पे जितने स्कूल आते हैं उन्हीं के लिए था वो। तो प्राइवेट स्कूल में जो जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को डाला है तो उनके लिए तो ये माइनस पॉइंट है। नहीं, प्राइवेट स्कूल में उनके तरफ से एक करियर काउंसलर वो अपॉइंट करते हैं। वो हर एक स्कूल में होता ही है, CBSE खास करके CBSE स्कूल में वो होता है। और उसकी जिम्मेदारी यही होती है कि वो बच्चों के प्रॉब्लम्स को हैंडल करे। ये उसकी खासियत होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक स्कूल है, वहाँ अपनी ही मेरी ही विद्यार्थिनी श्रुति वहाँ पे एज अ काउंसलर के तौर पे काम करती है और वहाँ के बच्चों के पूरे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करती है। हाँ, वो करियर के बारे में उतना नहीं बताती क्योंकि उसका फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो सॉल्व करने का काम करते हैं। लेकिन उनको भी ये टेस्ट जो है जो मैंने अभी बताया वो सभी टेस्ट वो लोग भी दे सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत सारी बातें आपसे पता चली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली बार हम लोग कुछ अलग टॉपिक पे और बात करेंगे। आपके पास बहुत कुछ है इसको बिल्कुल, लेकर, बिल्कुल। काउंसलिंग को लेके, जो आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है बिल्कुल। बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद, बहुत नमस्ते। बहुत आभार आपके भी।